नागरिकता संशोधन कानून कुछ परिवारों के लिए 45 साल बाद राहत लेकर आया है। मुजफ्फरनगर में रह रहे मल्होत्रा परिवार को अब कोई शरणार्थी नहीं कहेगा, बल्कि अब वो हिंदुस्तान का हिस्सा होंगे, जिनको भारत सरकार ने 45 साल बाद देश की नागरिकता के साथ जीने की उम्मीदें उन्हें लौटा दी। मुजफ्फरनगर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के सरवट में रहने वाला मल्होत्रा परिवार इस कानून के लागू होने के बाद बेहद खुश है, जो अब पीएम मोदी और अमित शाह को दिल से धन्यवाद देते हुए नजर आ रहे हैं। पीड़ित परिवार की माने तो जब भी वो पाकिस्तान में अपने ऊपर हुए अत्याचार को याद करते हैं तो वे सिहर उठते हैं। उनकी माने तो वर्ष 1979 के दशक में जब पाकिस्तान में अपने परिवार के साथ रह रहे थे तो मुस्लिम आतंकवादियों का हिंदुओं पर कहर टूटा, जहाँ हिंदू परिवारों पर पाकिस्तानी आतंकियों ने धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया और ऐसा न करने पर उनके परिवार की महिलाओं बच्चों का जबरन अपहरण कर लिया गया, जिनका जबरन धर्म परिवर्तन करा दिया गया। जिंदगी और मौत के दौराहे पर खड़े इस परिवार के सामने सिर्फ दो ही रास्ते थे, जिन पर एक तरफ पाकिस्तान में रहकर धर्म परिवर्तन का रास्ता था तो दूसरी तरफ हिंदुस्तान आकर जिंदगी जीने की मंजिल। जिन्होंने हिंदुस्तान चुना और आज 45 साल बाद अपना सपना पूरा होता देख रहे हैं। बंटवारे के दौरान अपने परिवार के साथ हिंदुस्तान आए अमरनाथ ने पाकिस्तान में हुई जब अपनी आप बीती सुनाई तो उनकी आंखें नम थीं। अमरनाथ की माने तो उनकी आंखों के सामने से उनकी मां और बहन को मुस्लिम आतंकियों ने अगवा कर लिया और उनसे मिलने तक नहीं दिया गया, जिसके बाद डरे सहमे अमरनाथ ने अपने परिवार के साथ पाकिस्तान को छोड़कर भारत आना ही मुनासिब समझा। अमरनाथ ने बताया कि आज भी उनकी बहन पाकिस्तान में है और जब कभी दिल्ली में कोई रिश्तेदार पाकिस्तान से आता है तो वो उनसे अपनी बहन का हालचाल जानते हैं। अमरनाथ ने बताया कि वर्ष 1989 में जो हालात थे आज पाकिस्तान में उससे भी ज्यादा बदतर हालात हिंदुओं का पाकिस्तान में हो चुका है। 45 साल बाद आज परिवार में होली और दिवाली जैसा जश्न है, क्योंकि देश की सरकार के द्वारा नागरिकता संशोधन कानून लागू किया गया। तो ये लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को बार बार धन्यवाद देते नजर आ रहे हैं। देश की तस्वीर बदलने वाले सीएए कानून को आखिरकार सरकार ने लागू कर दिया है, जिसको लेकर विपक्ष में जहां एक तरफ विरोधाभास देखा जा रहा है तो वहीं कई परिवारों के चेहरे पर आज खुशी है, जो वर्षों से चाह रहे थे कि वो देश की नागरिकता पालें और सरकार से उम्मीद लगाए बैठे थे। आज वो परिवार खुशी से झूम रहा है और अपने परिवार के साथ में आज वो राहत की सांस लेता हुआ दिखाई दे रहा है। कभी 1979 में अपने परिवार के साथ मुजफ्फरनगर आने वाले पाकिस्तान के ये पंजाबी समाज के लोग यहां पर आए, विस्थापित हुए और आज वो परिवार खुशी से फूला नहीं समा पा रहा है, क्योंकि जब वो यहां पर आए थे तो सरकार से उन्हें उम्मीद थी कि सरकार उनको यहां की नागरिकता देगी और वो सुकून से हिंदुस्तान में अपने परिवार के साथ रह पाएंगे। लेकिन आज उनको वो नागरिकता मिल गई है। कैसा वो महसूस कर रहे हैं, क्या उनके सवालात हैं और सरकार को वो कहना चाहते हैं, चलिए उन्हीं से बात करते हैं। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम हिम्मत सिंह जी। कैसे आज पहले सबसे बड़ी दिल में जो खुशी है, कैसा लग रहा है आज, क्या हो? बहुत अच्छा फील हो रहा है सर। हम मोदी सरकार को धन्यवाद देते हैं जी, और वो अमित शाह को भी धन्यवाद देते हैं। पहली बार आपने एप्लीकेशन लगाई थी परिवार के साथ में, वो कौन क्या समय था उस समय? वो बहुत टाइम हो गया सर, बहुत टाइम हो गया, 20-25 साल हो गए। उसके बाद कोई सुनवाई नहीं हुई। आज मोदी सरकार ने हमारा सुनवाई की, उनका धन्यवाद करते हैं। परेशानियों की अगर मैं बात करूं, जब एक देश से आप दूसरे देश में जब आए थे, उसके बाद से किस तरह की परेशानी आपने झेली है? जी, नागरिकता मिलने से हमें बहुत परेशानियाँ हो रही, नहीं मिलने से बहुत परेशानी हुई। एक तो हम आधार कार्ड नहीं बना सकते, कोई राशन कुछ भी खरीदारी नहीं कर सकते। फैसिलिटी कोई हमें कोई बंदोबस्त नहीं है फैसिलिटी का। मतलब जो योजनाएं हैं उनका लाभ नहीं ले सकते आप, वोट नहीं डाल सकते, वो सब हाँ चीजें। जी, ये लाभ हमें नहीं मिल रहा है जी, बिल्कुल भी। तो आपने परिवार के साथ गुजर बसर कैसे किया यहाँ पर जब आए थे आप? तो आपने किस चीज से अपनी शुरुआत की थी? व्यापार कुछ किया होगा? हाँ जी, हमने भी कपड़ों की फेरी लगाई थी। कपड़ों का कपड़ों का काम करते, रेडीमेड का। ऐसे गांव-गांव में घूम के गुजारा करते ही बस इससे। चलिए, और भी इनके जो परिवार के सदस्य हैं वो भी मेरे साथ हैं। आपका क्या नाम है बाबू? जोगिंदर सिंह है जी। मेरा सवाल ये है कि जब आप आए थे तो उस समय वहां से आने की वजह क्या रही? यही था कि हमारा जी चाची थी और चाची की लड़की वो मॉमडन हो गई थी वहाँ से, कि हम लोग को धर्म परिवर्तन हो गया था। कि हम उसकी परेशानी की वजह से हम डर रहे थे कि हमारे साथ ये काम ना हो जाए, कि यहाँ आके ना फिर हम गुजर बसर करने लगे। हमारा धर्म परिवर्तन करने का डर था। जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल। अपने धर्म को बचाने के लिए हम यहाँ, अपने धर्म की राखी के लिए हम यहाँ आए हैं। बस यही वजह से, मेन रीज़न तो यही था जी। धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहते थे और पाकिस्तान में हालात उस समय ठीक नहीं थे। हालात ठीक ना होने की वजह से आपने हिंदुस्तान का रुख किया। बिल्कुल बिल्कुल जी, हालात ठीक भी नहीं थे और बाहर निकलने का खतरा भी था।
जैसे हिंदू लोग बाहर रात को नहीं निकल सकते, औरतें नहीं निकल सकती, कोई बहू बहनों का खतरा था, कोई मतलब कोई भी साधन नहीं था वहाँ। हिंदू को परेशानी ही परेशानी थी, तो जीने का तो कोई साधन ही नहीं था, ना कोई मकसद था। समय मौत जो है सिर पे मंडरा रही है। मंडरा रही थी, तो इसी वजह से फिर हमारी चाची का वो हो गया, हाँ जी, अपहरण करके उसको जबरन मुसलमान धर्म परिवर्तन हो गया। उसकी बहन उसको बुलाने गई, उसकी बच्ची हमारी बहन, वो उसका भी मतलब वहीं रखा गया। पुलिस कुछ नहीं कर पाई, कह रहे नहीं उन्हें, वो खुद कह रहे क्योंकि जब बाहर निकाला ही नहीं, उनको अंदर ही जबरन कर दिया। तो इसी वजह से हम परेशान होकर वहाँ से आए थे। देश की तस्वीर इसलिए भी बदलना खास हो गया था कि जो वहां से परिवार के मुस्लिम परिवार में जो उनको कन्वर्जन उनका किया जा रहा था, जो युवतियां थी उनके साथ कई तरह की समस्याएं सामने आई थी। उन सब समस्याओं का जिक्र ये कर रहे हैं, बताना शायद नाकाफी होगा कि क्या कुछ उस समय के हालात रहे होंगे। आज वो परिवार बड़ा खुश है। आज क्या कहना चाहेंगे मोदी सरकार को? मोदी सरकार का हम बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं जी। आज तक किसी ने सुनवाई हमारी किसी ने नहीं की, इसी सरकार ने हमारी सुनवाई की, हम बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं। और अमित शाह का भी धन्यवाद करना चाहते हैं जी। हालात उस समय कैसे थे जब आप यहाँ हिंदुस्तान में आए थे? तो हिंदुस्तान में आने के बाद क्या आपको कैसा लगा? कुछ बदलाव हुआ था उस समय? जी वहाँ से तो 100 गुना बेहतर है जी यहाँ आना, क्योंकि तो वहाँ तो हमारे तो कुछ जीना हराम था जी, बिल्कुल कोई ज़िंदगी नहीं थी। बहन भाई की बहनों की इज्जत लूटते थे, बहनों का हर टाइम हमारे मन में डर था भी हमारा धर्म परिवर्तन ना कर दे। परेशानी बहुत थी जी, कि मुसलमानों के सामने हम यानी कि उन मोमिनों के सामने हम बोल नहीं सकते थे, कोई बात नहीं कर सकते थे, दबा दबा महसूस करते थे। और ना कोई राह थी कि हम किस राह पे चले। कोई ऐसा मंजर जो आपने अपनी आंखों से देखा हो और आज भी वो जब समझ मैं याद आता होगा तो सहर जाते होंगे आप? ये मंजर खुद ये अपनी आंखों से देखा है। जो हमारी चाची थी और हमारी बहन थी, हमने खुद अपनी आंखों से देखा ये मंजिल। तो जो आंखों देखी चीज है और कानों सुनी चीज में बहुत अंतर हो गया। मोमिन हो गए आपका 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 नाम जानना चाहूंगा। अमरनाथ। आप कब आए थे हिंदुस्तान? वही 79 में। क्या वजह रही थी? क्योंकि जिस तरह से इन्होंने बताया है, हर किसी के साथ कुछ ना कुछ समस्याएं जुड़ी थी, इसी वजह से शायद वो ये लोग जो है सब हमारे वजह से आए हैं। वो मेरी माँ थी और मेरी बहन थी, ये ज़बरदस्ती घर से उठा के ले गए थे वो। तो उसके बाद वो लोग हमें धमकियाँ देने लगे, आप भी धर्म परिवर्तन कर लो, नहीं तो आप लोगों को भी मार देंगे के अंदर, नहीं तो मुस्लिम बन जाओ, यहाँ नौकरी भी मिलेगी, पैसा भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। हमें अपना धर्म को बचाना था, मुस्लिम होना नहीं था। और फिर अपने माँ से भी मैंने पूछा ऐसे क्या बात हो गई तुमने ये धर्म बदल दिया, तो उसने मेरे से पंजाबी में बात करी। वहाँ लोगों उस इलाके में पंजाबी नहीं समझते, कहने नहीं मैं आप लोगों को बचाना चाहती हूँ, आप यहीं से चले जाइए, शहर छोड़िए और यहीं से आप दूर चले जाइए, चाहे अपने इंडिया चाचे का घर है वहीं पे चले जाइए, क्यों आपकी ज़िंदगी बच जाएगी, नहीं तो ये लोग आपको मार देंगे। मतलब उस समय वो वहां से बोल रहे थे कि आप चले जाइए, जाने जाने दिया जा रहा था? हाँ ये उन लोगों को पता नहीं है, वो पुश्तो भाषा बोल रहे थे, उन लोगों को पता नहीं लगता था। खैबर पख्तून में है वो एरिया, तो उन लोगों को इतना पता नहीं चलता ये पंजाबी क्या होती है, उनको इतना वो तो वहाँ पे लोग पंजाब वाले बोल सकते हैं, वो उन लोग नहीं जानते। जो हमारी जो वहाँ पुश्तो भाषा थी हम वो बोल रहे थे, तो उसने हमें मेरे से पंजाबी में बात करी थी मम्मी ने और बहन ने कि भाई आप चले जाइए, आप हम हमारे साथ जो हुआ वो तो हो गया, कब हम भी बाहर निकलेंगे हमें भी मार देंगे के अंदर। ऐसे कितने परिवार थे जो आपके साथ यहाँ पर आए? उसके बाद तो फिर कई लोगों के साथ ऐसे वाक़या हुआ, मेरे सके मामे की लड़की के साथ भी हुआ, उसका भी धर्म परिवर्तन किया और मुस्लिम लड़के के साथ शादी कर दिया। हमारी बहन के साथ वैसे हुआ, मुस्लिम लड़के के साथ उसने शादी करी, 2-3 साल हमारी माँ रही, उसके बाद उस एक्सपायर हो गई। उसके बाद मेरी बहन अब भी है, 45 साल हो गए, कोई बात आज तक नहीं हुई। कोई दिल्ली में रिश्तेदार आता है तो वो हमें बता लेता है कि तुम्हारी बहन पूछ रही थी ये मेरे भाई कैसे है, ये वो कैसे है, मतलब हाल चाल वो पूछते हैं, तो इधर से भी कोई जाता है तो हम भी बता देते हैं। कुछ परिवार के इस बहन के अलावा भी और सदस्य हैं? वहाँ तो कई लोग हमारे अब भी हैं, वो कोशिश उनकी ये भी हो रही है वो पाकिस्तान को छोड़ के मतलब दिल्ली या देहरादून ऐसी जगहों में शिफ्ट हो रहे हैं, आ रहे हैं। मतलब जब परिवार में बैठ के डिस्कशन होता है, याद आती है, तो कौन कौन से वो बचपन की यादें आपको याद आती हैं उनके साथ में जो आपने बिताई हैं? जो बचपन की यादें तो देखो अब काफ़ी समय निकल गया, उस टाइम में तो एकता प्यार मोहब्बत बहुत था हमारे परिवारों में, हमारे रिश्तेदारों में। पर अब हर एक लोग इस टाइम डरे डरे हुए हैं, कोई एक दूसरे के घर नहीं जाता, 5-6 बजे के बाद या 7 बजे के बाद तो कोई घर से निकलता भी नहीं है, जो हालात है। जैसा आप बता रहे हैं दिल्ली में आते हैं परिवार के लोग बताते हैं, आज के हालात भी कुछ बदले हैं या आज भी उससे भी ज़्यादा हो गए हैं,
वहाँ तो आतंकवादी बहुत है, हिंदू का तो बहुत ही बुरा हाल है। अब भी तो वही काम हो रहा है, कौन से मंदिरों को तोड़ रहे, गुरुद्वारों को तोड़ रहे, और बाकी काफ़ी लोगों को मतलब वो कर रहे, धर्म परिवर्तन ज़बरदस्ती कर रहे। और सुनवाई कोई नहीं है, 15-20 दिन थोड़ा बहुत केस चलेगा, उसके बाद मुसलमान जज भी उनका है, पुलिस भी उनकी है, सब कुछ उनका है। बस कहने वो केस रफा दफा कर देते हैं, कहने ये मतलब ये धर्म परिवर्तन इनका हो गया बस। और एक मस्जिद को इमाम को बुला लेते हैं, उसका धर्म परिवर्तन करा देते हैं बस। वहाँ किसी भी हिंदू सिख के कोई सुनवाई नहीं है वहाँ पे, चाहे हिंदू सिख हो चाहे ईसाई, किसी की भी नहीं है सुनवाई। क्या वहां से छुपते छुपाते आना पड़ा था? हाँ, छुपते छुपाते वहां से आना पड़ा था? और नहीं, बस हमारे रिश्तेदारों ने पासपोर्ट बना दिया और गुरुद्वारे में हमें बैठा दिया था। वहाँ पंजा साहब गुरुद्वारा है, माना हुआ गुरुद्वारा। पासपोर्ट बना हुआ था? उससे मैं पासपोर्ट नहीं, तब बाद में बनाया। 2-3 महीने हम गुरुद्वारे में रहे, क्योंकि वहाँ तो जान बचानी थी, निकल गए थे हम, हमें लोगों ने निकाल दिया, रिश्तेदारों ने निकाला। तो उसके बाद फिर हम गुरुद्वारे में रहे। वहाँ मेरे मासी का लड़का वो ग्रंथी था, उनके पास रहे हम, गुरुद्वारे का वो ग्रंथी था। तो वो सिख थे, मेरे नान के जो है सरदार है, सिख है। तो उसके बाद हम उसके पास है, जब हमारा पासपोर्ट तैयार हुआ, रिश्तेदारों ने पासपोर्ट लगा, इस्लामाबाद गए, वीज़ा लगा के हमें दिया और फिर हमें बॉर्डर पार करा दिया। जिस तरह से आप बता रहे हैं उस तरह से तो बड़े बुरा हालात थे। जी बिल्कुल जी सर, हमने आपको यही तो उसकी वजह से ये लोग भी हमारे पीछे है, क्योंकि हमारे ताऊ के लड़के हैं, इनको भी धमकी इनकी हालात देखकर तो हमें भी डर लगने लगा था ना जी। तभी हमने अपने धर्म बचाने के लिए यहाँ, धमकियाँ भी मिलती थी सर कि आपका आप रहना है यहाँ तो आपको मोमन बन के रहना पड़ेगा, नहीं तो आपके लिए कोई जगह नहीं है, नहीं तो मार दिए जाओगे, नहीं तो मार देंगे, नहीं आपके बहन को जो भी उठा के, नहीं ऐसी धमकी मिल रही थी। इसी परेशानी से हम अपना इधर आ गए। कोई ऐसी तस्वीर जो कभी आप वहां पर जो आपने देखी हो और किसी के साथ में कुछ इस तरह की बर्बरता देखी हो, दरिंदगी देखी हो? जी हमने, जब आप बता रहे हैं भाई, ये भाई के साथ हुआ है जो बर्बाद, ये तो देखिए नहीं, उसी की वजह से तो है, रीजन तो यही था ना हमारा, भाई हमने धर्म नहीं अपना चेंज करना जी। वहाँ पर कहाँ पर रहते हैं? है जी, मिंगोरा स्वात, स्वात मिंगोरा जी। आज कैसा लग रहा है? मन में क्या उम्मीद थी कि कभी ऐसा एकदम से अचानक से एक स्क्रीन पे आएगा, सीए लागू हो गया है और अब आपको नागरिकता मिलने वाली है? ये कल 2-2:30-3 बजे मैं न्यूज़ देख रहा था और बार बार कोई बड़ा ऐलान होने वाला है, और जी न्यूज़ पे ये आ रहा था कि हो सकता है सीए क्या है, ये नागरिक कानून है, ये आने वाला है कहते हैं। तो मैं उसके बाद फिर टीवी के साथ ही बैठा था, मैं उठा नहीं, कहीं भी नहीं किया मैं। जैसे इसका मतलब वो हो गया, तो मुझे तो बहुत खुशी हुई, हमारे रिश्तेदारों को भी बहुत खुशी हुई। तो दिल्ली में कोई ऐसे रिश्तेदार थे को ढोल बजाने लगे, नाचने टपने भी लगे, न्यूज़ में आ रहे थे, दिखा रहे थे। बहुत ज़्यादा, कई हमारे जैसे कई हज़ारों लोग थे कि सबका ऐसा ही हाल था, किसी को नागरिकता मिल नहीं रही थी, परिवार और बच्चों के साथ वो आए थे। पर ये तो एक बहुत अच्छा हुआ कि सरकार ने एक ऐसा कानून बनाया। ऐसा नहीं करता भी, 45 साल भी हमें बाद भी हमें नागरिकता मिल जाएगी। 45 साल हो गए सर जी हमें, जब हम आए थे बच्चे तो हम गोदी में, माँ बाप की गोदी में आए थे, पासपोर्ट हमारा नहीं था। परिवार के कुछ लोग तो साथ छोड़ गए होंगे, चले गए होंगे, अब जो जिनको अब याद करते हो? बहुत बहुत 20-25 बंदे चले गए। होती क्या है, अब पता लगा कि नागरिकता होती है, क्योंकि जब सपने में भी नहीं सोचा था कि एकदम से ये बात हो जाएगी। 45 वर्ष में जो ना हुआ वो मोदी ने करके दिखा दिया। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? इससे हम दिल से कोशिश की है हमने, लेकिन सफल नहीं हो पाए। एक बार नहीं, कई बार अप्लाई करी हमने, कई बार अप्लाई करी है। पता नहीं ऐसा था कि मुजफ्फरनगर से जब पेपर चले जाते आगे, पता नहीं कहाँ से रुकावट आती थी, काम हो नहीं रहा था। मुजफ्फरनगर की मैं बात करूँ, आप आप लोग परिवार के करा देते। आप लोग जो परिवार के कितने सदस्य हैं अब जो नागरिकता लेंगे? अब इस टाइम 4, क्योंकि बाकी तो एक्सपायर हो गया, कोई हो गया बस। अब इस टाइम जिंदा हम 4 ही है बस। ये वो परिवार के सदस्य हैं जो पाकिस्तान से जब यहाँ पर आए थे, तो इनको नागरिकता क्या होती है, सीएए को लेकर सरकार आखिर चर्चा क्यों करती है, इससे इनको क्या फायदा होने वाला है। लेकिन आज ये तस्वीर बदल चुकी है। जब सीएए का स्क्रीन पर जिक्र आया तो ये न्यूज चैनल, टीवी चैनलों के आगे जमकर बैठ गए। जब तक ऐलान नहीं हुआ तब तक ये टीवी के आगे से नहीं उठे, और जब ये स्क्रीन पर आ गया कि सीएए लागू हो गया है तो इनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी और दर्द था, तो सिर्फ और सिर्फ इतना कि 45 साल का वो लंबा सफर अगर हमें तय ना करना पड़ता और शुरुआती दौर में ये इस देश के नागरिक बन गए होते, तो शायद आज योजनाओं का लाभ इनको मिलता होता और ये इस देश में कुछ कर गुजरते। अपने सहयोगी कुमार आशीष के साथ दीपक वत्स, अभी तक इंडिया, मुजफ्फरनगर।